हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि ये लॉ जो है नेमिंग थ्योरी है, तो इसलिए यह एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और एंड तक हमारे साथ लेक्चर में बने रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि फैराडे लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो वो क्या है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कम्प्लीटली स्टडीज बाय टू लॉज, नेमली द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम दो तरीके के लॉ को पढ़ते हैं और उस लॉ को पढ़ करके ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक कंप्लीट स्टडी कर पाते हैं। तो पहला है फैराडे लॉ, दूसरा है लेंज लॉ। तो सबसे पहले हम फैराडे लॉ को देखेंगे, जिसमें है पहला नियम, व्हेन द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू ए सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इनके कहने का मतलब है कि जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है तो उस सर्किट में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यही इसका पहला नियम है, यानी कि जब फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दूसरा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू द लाइंस ऑफ फोर्स थ्रेडिंग द कॉइल। मतलब जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ड्यू टू द लाइंस ऑफ फोर्स थ्रेडिंग द कॉइल, मतलब E इज इक्वल टू -d∅/dt। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी निगेटिव साइन में, तो इसके इक्वल होता है। ये इसका दूसरा नियम है। दिस इक्वेशन इज नोन एज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन एंड आल्सो एज न्यूमैन्स लॉ। इसी नियम को हम फैराडे लॉ भी कहते हैं और इसी को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये दोनों इक्वेशन को तो हम, मतलब दोनों नियम को फैराडे लॉ बोलते हैं, और जो ये दूसरा वाला है इसको हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। और लेंज लॉ के बारे में अब देखेंगे। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। लेंज लॉ क्या कहता है कि धारा की जो दिशा होती है, मतलब जो करंट की डायरेक्शन होती है, वह उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होती है। अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब जिससे उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध भी करती है। तो यही लेंज का नियम था। इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -d∅/dt। तो माइनस मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो E बराबर -k∅/dt, और k की वैल्यू 1 रखेंगे तो -d∅/dt। मतलब जो दूसरा नियम है फैराडे का, एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं लेंज का नियम भी। तो d∅ बराबर आप जानते हैं B.ds होता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d∅ इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ पर E बराबर -b∠ds हो जाएगा। तो लेंज लॉ की इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू रख करके। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है फैराडे लॉ का। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हमने आपको बताया ना कि फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ B.ds होता है। तो d∅/dt क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ del V/del t.ds। तो E बराबर -d∅/dt हम जानते ही हैं। तो d∅/dt की जगह जब आप ये रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा -∬del V/del t.ds वेक्टर। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को ही हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नाउ ईएमएफ इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सर्किट गिवन बाय E बराबर लीनियर इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर। तो ये हमें पहले से ही पता है, क्योंकि ईएमएफ एक तरह से वोल्टेज का काम कर, वो मतलब पोटेंशियल का काम कर रहा है। तो E बराबर हमने इस फार्मूले का यूज किया। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी है, फर्स्ट और सेकंड, इसका कंपेयर करेंगे तो लीनियर इंटीग्रल ऑफ E.dl इक्वल टू आ जाएगा -∬del V/del t.ds वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, अगर ये लीनियर में है, अगर इसको सरफेस में चेंज करना है तो हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। तो बट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ लीनियर इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर इक्वल टू कर्ल E वेक्टर .ds वेक्टर हो जाएगा।
तो यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जब आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी डॉट डी एस वेक्टर। तो डी एस से डी एस कैंसिल और डबल इंटीग्रल भी कैंसिल, तो आ जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी। तो आप इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी। इस इक्वेशन को ही हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हमने अब तक आपको जितने भी नियम बताए हैं उसमें हम आपको धीरे धीरे मैक्सवेल का इक्वेशन भी बताते चल रहे हैं। जैसे गॉस का जो नियम था वो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये हो गया मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक में डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन होता है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी हमने आपको बताया था मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो आगे के लेक्चर में हम मैक्सवेल के इक्वेशंस को देखेंगे और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए एंड अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। इस लेक्चर में जो भी आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ या फिर जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं आपसे कांटेक्ट में हैं तो उनके पास आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये नियम इसमें पढ़ाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।